मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से मैं एक बार आप लोगों के सामने आया हूँ और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग कोर्स 9 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और यह सेकेंड ईयर का बैच है और सेकेंड ईयर में कोर्स 9 जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो आज हम लोग उसमें सबसे पहले जो पहला टॉपिक है इसका उसको समझने का प्रयास करेंगे कि वह क्या है। तो इसमें आता है सबसे पहले मापन, जिसको हम लोग कहते हैं मेजरमेंट। तो आप इस टर्म को या इस शब्द को इससे पहले भी बहुत बार सुन चुके होइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, बहुत सारे आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हैं, लेकिन बचपन में या उसके बाद जब कभी भी आप लोगों को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिला होगा, उसमें मापन आपको मेजरमेंट जरूर पढ़े होइएगा, एक चैप्टर भी है मेजरमेंट, ठीक। लेकिन यहाँ थोड़ा सा यह बाकी सब जो चीज़ें हैं उससे यह अलग हो जाता है, क्योंकि इसको हमको शिक्षा के परिदृश्य में पढ़ना है कि मेजरमेंट का शिक्षा में क्या रोल है और असेसमेंट फॉर लर्निंग में इसका क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले कुछ परिभाषाएं हैं जिस पर हम लोग ध्यान देंगे। पहले कहा जा रहा है कि मात्रात्मक रूप में निर्धारण या निर्धारित करना। किसी भी चीज को जब हम किसी मात्रा के रूप में निर्धारित करते हैं तो उसका मेजरमेंट करना आसान हो जाता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई या कोई वेट हो गया, ठीक। तब उसको हम लोग सही तरीके से मेजर कर पाते हैं। जिसमें थॉर्नडाइक जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने कहा जो कुछ अस्तित्व है, अस्तित्व का मतलब जो आपको दिख रहा है, जो आपके विजिबिलिटी में है, जिसको आप छू पा रहे हैं, जो आपका कंक्रीट या हार्ड सब्सटेंस है, जो किसी न किसी रूप में आपके सामने विद्यमान उपस्थित है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं उसको। तो यही कह रहा है कि जो कुछ अस्तित्व है वह अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो कुछ भी अस्तित्व में है, जो आपके सामने या टेबल है, बेंच है, कुर्सी है, पंखा है, घर है, पेन है, डस्टर है या ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड है, तो यह सब क्या है, यह सब एक परिमाण में है, फिजिकल जो है क्वांटिटी है, कुछ ना कुछ अपना जो है स्थान घेर रहा है। दूसरा कह रहा है एवं जो भी परिमाणात्मक रूप अस्तित्व में होता है उसका मापन किया जा सकता है। मतलब जो भी कुछ एक परिमाण में है, जैसे हम ऐसे लेंथ खींच लिए, ठीक, या ए और बी हो गया। अब यहाँ से और यहाँ तक का हम मेजरमेंट करते हैं तो यह आ गया 5 सेंटीमीटर। तो कुछ ना कुछ इसका क्या है, परिमाण आया। दूसरा हम लोग देखते हैं यह कोण है, इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक। तो यह भी कुछ क्या है, परिमाण हमको दे रहा है, कुछ मात्रात्मक रूप हमको दे रहा है, ठीक। तो मेजरमेंट को थॉर्नडाइक ने कहा कि जो कुछ भी अस्तित्व में है वह अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है एवं जो कुछ भी परिमाणात्मक रूप अस्तित्व में होता है उसका मापन किया जा सकता है, ठीक। मतलब जो कुछ अस्तित्व में है उसका कुछ परिमाण है, या जो परिमाण में है कुछ, उसका मात्रात्मक रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस मात्रात्मक जो या मेजरमेंट का जो आप लोगों को क्यों जरूरत पड़ा, क्या इससे फायदा हो सकता है, इसका क्या विशेषता है, ठीक। तो इसमें विशेषताएं हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है कि तुलनात्मक अध्ययन का अभाव। तुलनात्मक अध्ययन का अभाव इसलिए होता है कि किसी बच्चा को, मान लीजिए कि राम किसी कक्षा में पढ़ता है, उसको
तो यहाँ तो सिर्फ हम लोगों ने देखा कि एक क्या किया, एक मात्रात्मक रिप्रेजेंटेशन किया उसका। हमको मात्रा में बताया कि राम जो कक्षा में पढ़ता है उसको 50% नंबर आया है, राधा उसी कक्षा में पढ़ती है उसको 20% नंबर आया है। लेकिन यहाँ तुलनात्मक कोई अध्ययन नहीं हो पा रहा, हम लोग इसमें कोई तुलना नहीं कर रहे हैं कि राम को 50% आया तो 50% क्यों आया उसको, कौन कौन सा पक्ष राम का मजबूत था जिसके कारण उसको 50% नंबर आ गया, या उसकी हैंडराइटिंग अच्छी थी इस कारण उसको नंबर ज़्यादा मिल गया, या उसने किसी अच्छे बुक से या अच्छे तरीके से इसका प्रिपरेशन किया था जिसके कारण उसको अधिक मार्क्स आ गए, या राधा का हो सकता है कि पढ़ने में कमजोर होगी जिसके कारण उसको अंक नहीं आए। राधा का कौन सा सब्जेक्ट कमजोर था जिसको वह 20% नंबर नहीं ला पाई। ठीक, तो इन सब चीजों पे चर्चा इसमें नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ एक मेजरमेंट के रूप में, एक आंकिक रूप में उसका क्या किया जाता है, मतलब प्रदर्शित उसको किया जाता है कि आपको इतना % नंबर आया और उनको इतना % नंबर आया। तो इसमें तुलनात्मक अध्ययन का अभाव होता है। दूसरा कह रहा है कि मितव्ययी प्रणाली। मितव्ययी का मतलब होता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। ठीक, तो यह प्रणाली जो है उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। क्यों? इसका एक कारण यह भी है कि इस प्रणाली में आपको किसी एक ही पक्ष का आप इसमें जांच कर पाते हैं। बच्चे का जो सर्वांगीण विकास हुआ उसका पता आप नहीं लगा पाते, उसके लिए कोई इसमें व्यवस्था नहीं किया गया है। दूसरा, मेजरमेंट का मितव्ययिता होता है कि एक एग्जामिनेशन लीजिएगा, उस हिसाब से उसका जो है आप रिजल्ट दे दीजिएगा, उसको एक मात्रा में कन्वर्ट कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया जाता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग पढ़े हैं, एक आता है आपको फॉर्मूला होता है IQ इक्वल टू MA/CA × 100। यह हम लोगों को पढ़ना है। अब इस फॉर्मूला को लिखने में या इसको याद करने में कोई पैसा तो व्यय नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा पैसे का एक्सपेंसेस तो नहीं है इसमें। सिर्फ इसमें क्या करना, IQ अगर हमको निकालना है तो बच्चे का ये मतलब मानसिक आयु, जिस समय वह बच्चा है उस समय उसका मेंटल ग्रोथ कितना हुआ है, वह मानसिक रूप से किस अवस्था में, तो उसको लिखते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है वह 20 वर्ष का है, उसका मानसिक आयु 20 वर्ष का है, लेकिन वह रियल में क्या है 50 वर्ष का है, वह रियल में 50 वर्ष का है। तो 20 मतलब इसको करेंट एज कहते हैं, तो करेंट एज 50 वर्ष है उसका मानसिक एज 20 वर्ष है, और इंटू 100 2 क्या आया 40। तो क्या हो गया, मूर्ख बच्चा हो गया। यह क्या है, मूर्ख है। क्यों? क्योंकि इसका बुद्धि लब्धि जो है, इसका IQ जो है वह 40 है। और आप लोग पढ़े हुए हैं जो 40 या उससे नीचे होता है, 60 से नीचे होता है, वो सब बच्चे जो है मूर्ख कैटेगरी के बच्चे में जड़ बुद्धि के बच्चे होते हैं। ठीक, तो इसमें कोई खर्च नहीं होता है बहुत ज्यादा। दूसरा, आगे हम लोग देखते हैं कि अस्पष्ट विचार का अभाव। अस्पष्ट विचार का अभाव, जैसे कि यहाँ से दिख रहा है कि इसमें अस्पष्ट कोई विचार नहीं होता, अस्पष्ट विचार का इसमें अभाव होता है। क्यों? क्योंकि अगर राधा को कक्षा में 30% नंबर आता है तो फिर वही बात है, इसमें क्यों आया 30% नंबर, इसकी स्पष्टता नहीं दी जाती, उसका पता इसमें नहीं लगाया जाता। इसमें सिर्फ मेजरमेंट का काम है कि उसको माप कर और उसका सही मात्रात्मक जो है परिवर्तन कर दे। तो इसमें अस्पष्ट विचार का अभाव होता है। दूसरा कह रहा है कि सीमित क्षेत्र। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सीमित क्षेत्र होता है, किसी एक उद्देश्य पे काम किया जाता है। मान लीजिए कि एक बार में बच्चे का आप क्या करिएगा, रिटन टेस्ट लीजिएगा, उसके माध्यम से बच्चे का जो मात्रात्मक परिवर्तन है उसको करिएगा, या उसका इंटरव्यू लीजिएगा, उसके माध्यम से आप करिएगा।
या सब्जेक्टिव लीजिएगा, उसके माध्यम से करिएगा। तो कोई भी एक ही माध्यम, इसमें कोई सीमित क्षेत्र का नहीं आप इसमें पता लगा सकते हैं। इसमें बच्चे के सर्वांगीण विकास, जैसे वो खेल में कैसा है, पढ़ने में कैसा है, विचार में कैसा है, वह शिष्टाचार में कैसा है, वह बोलने में कैसा है, वह लिखने में कैसा है, ठीक, उसमें सामाजिक प्रवृत्तियां आई है कि नहीं आई है, उसमें किस किस तरीके का परिवर्तन हुआ है, इन सब चीजों का उनके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पता नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए इसको सीमित क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे कह रहा है कि पाठ्य वस्तु केंद्रित। तो पाठ्य वस्तु केंद्रित कहने से मतलब है कि इसमें विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति जो है वह पाठ्य पुस्तक में जो दी गई है उसी आधार पर किया जाता है, इसलिए इसको पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी कहा जाता है। क्यों? जब एग्जामिनेशन होता है, जब उसमें बच्चे को सवाल दिया जाता है, तो क्या वह उस चैप्टर या उसके पाठ्य सामग्री जो है उससे अलग होता है? नहीं होता, उसके अंदर से ही हमको सवाल पूछने पड़ते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो भी हम लोग मात्रात्मक परिवर्तन बच्चे का करते हैं वह पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं मापन एक साधन है। तो देखिए साधन और साधक दो वर्ड होते हैं। साधन का मतलब है कि ऐसा चीज जो आपको किसी काम को करने में मदद करता है, ठीक, तो यह जो है मापन जो है वह एक साधक है, एक साधन है। मापन क्या है? एक साधन है। इसके माध्यम से हम किसी भी बच्चे के जो उसका IQ हो जाए या उसका क्लास परफॉर्मेंस हो जाए या उसका एग्जामिनेशन में मार्क्स हो जाए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? मात्रात्मक परिवर्तन उसमें करते हैं, एक मात्रा में उसको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक, तो यह एक साधन के रूप में कार्य करता है, न कि साध्य के रूप में। साध्य का मतलब हो गया जो खुद से किसी काम को कर लेता है। आगे कह रहा है कि साक्ष्यों का एकत्रीकरण। मापन के माध्यम से आप बहुत सारे साक्ष्यों को एकत्रित कर सकते हैं, यह हमारी मदद भी करता है। बहुत सारी चीजों को हम क्या करते हैं? एकत्रित कर लेते हैं। बच्चे के हर चीज के बारे में अलग अलग परीक्षण करके उसका मात्रात्मक अध्ययन करके हम उसका क्या करते हैं? एक जगह उसका एक सूची बना के उसको हम लिख सकते हैं कि बच्चा इस सब्जेक्ट में इतना % मार्क्स लाया, दूसरे सब्जेक्ट में इतना % मार्क्स लाया, तीसरे में इतना लाया, चौथे में इतना लाया। तो इस तरीके से हम उसका एक क्या करते हैं? साक्ष्य को एकत्रित कर सकते हैं। ठीक, साक्ष्यों का इसमें एकत्रीकरण किया जाता है। उसके विभिन्न गुणों, उसके विभिन्न क्रियाकलापों का भी पता लगाने में कुछ हद तक हमारी मदद करता है, जिसको हम लोग एकत्रित कर लेते हैं। आगे कह रहा है कि मात्रात्मक व्यवस्था। यह व्यवस्था जो है वह क्या होता है? मात्रात्मक होता है। इसमें शुरू से हम पढ़ रहे हैं कि मात्रा में कन्वर्ट करना है, किसी डिजिट में कन्वर्ट कर देना है उसको। ठीक, तो यह प्रक्रिया जो होता है मापन का, मेजरमेंट की जो प्रक्रिया होती है वह मात्रात्मक होती है और इसमें एक मात्रा में हम उस व्यवस्था को देखते हैं। आगे कह रहा है कि भविष्यवाणी में अप्रभावी। अब देखिए हम लोग देखते हैं कभी कभी ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है कि कोई विद्यार्थी 3rd डिवीजन से मैट्रिक पास करता है, 3rd डिवीजन से इंटर पास करता है और 3rd डिवीजन से ग्रेजुएशन करता है, लेकिन 2 साल पढ़ाई भी छोड़ देता है। तो क्या हम भविष्यवाणी उसका कर सकते हैं कि यह बच्चा जो है आगे चलकर वीडियो नहीं बन सकता है, कलेक्टर नहीं बन सकता है, या वैसा कोई काम नहीं कर सकता है जो पढ़े लिखे विद्यार्थी करते हैं? ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह कभी भी किसी भी क्षण उसमें यह परिवर्तन हो सकता है। तो उसके मात्रा के आधार पर उसके हो सकता है उसकी परिस्थितियां अच्छी नहीं रही, हो सकता है उस समय उसके पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, हो सकता है उसके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं रही, हो सकता है उसको किसी न किसी तरीके से या कहीं न कहीं से उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। ठीक, जिसके कारण उसका जो प्रतिफल है, उसका जो आंतरिक रिप्रेजेंटेशन है एग्जामिनेशन में, वह अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन पढ़ाई समाप्त करने के बाद उसको हो सकता है कि अब हमको पढ़ने का मन कर रहा हो, अब हम
पढ़े और तब जाके हम यूपीएससी का प्रिपरेशन करने लगे, बीपीएससी का प्रिपरेशन करने लगे, किसी स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन करने लगे और उसमें बहुत अच्छा कर जाए। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोगों के समाज में है जो बच्चे मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा नहीं करते हैं, बहुत अच्छा आंकिक रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं होता है, लेकिन अंततः वह एक बहुत अच्छे सर्विस में चले जाते हैं या समाज में ही एक अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। जो एक आंकिक जिसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है वह नहीं करता। ठीक, तो इसमें हम किसी भी भविष्यवाणी को नहीं कर सकते हैं, कोई भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं। अगर भविष्यवाणी हम कर रहे हैं तो अप्रभावी भी वह हो सकता है, प्रभावहीन वह रह सकता है। इसलिए इसके मात्रा के आधार पर आप किसी बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं बता सकते। आगे हम लोग पढ़ते हैं आंकिक निरीक्षण। इसमें सभी बच्चे के सील गुण या उसके व्यवहार के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसका एक आंकिक रिप्रेजेंटेशन ही किया जाता है। ठीक, एक अंक में उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक, तो इसके माध्यम से हम लोग आज यह समझने का प्रयास किए कि आंकिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है। ठीक, तो एक बार फिर मैं आप लोगों को शुरू से इसको तेजी में दोहरा देता हूं ताकि आप लोगों को एक बार फिर यह समझ में आ जाए। मापन, मेजरमेंट, मात्रात्मक रूप में किसी चीज को निर्धारित करना। जिसमें थॉर्नडाइक जो कि बहुत बड़े मतलब एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा जो कुछ अस्तित्व है वह अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है एवं जो कुछ भी परिमाणात्मक रूप अस्तित्व में होता है उसका मापन किया जा सकता है। ठीक, जिसमें हम लोगों ने 10 विशेषताओं को पढ़ा कि मात्रात्मक जो व्यवस्था है जिसके माध्यम से बच्चों को हम लोग उसके सील गुण या उसका जो आईक्यू है उसको एक मात्रा में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो पहला हम लोगों ने देखा तुलनात्मक अध्ययन का अभाव, दूसरा देखा हम लोगों ने मितव्ययी प्रणाली, तीसरा देखा हम लोगों ने स्पष्ट विचार का अभाव, चौथा देखा सीमित क्षेत्र, पांचवा हम लोगों ने देखा पाठ्य वस्तु केंद्रित, छठा हम लोगों ने देखा मापन एक साधन है, यह एक साधन है, साध्य नहीं है, याद रखिएगा। सातवां हम लोगों ने देखा साक्ष्यों का एकत्रीकरण इसमें किया जाता है। आठवां देखा मात्रात्मक व्यवस्था है इसमें। नौवां देखा कि हम लोग जो है इसमें भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। और 10वां हम लोगों ने और आखिरी देखा कि आंकिक निरीक्षण इसमें किया जाता है, अंक के आधार पर बच्चों का निरीक्षण किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आज जो हम लोगों का यह पहला चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा मापन, मेजरमेंट, वह समाप्त होता है। इसके जो गुण थे उसको लिखा दिया गया है, इसको देख लीजिएगा और फिर से इसके आगे जो है हम लोग वीडियो बनाएंगे और दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।